देखेंगे। ओके, तो हम लोग पहले एलएसएम को चालू करेंगे। तो एलएसएम के बारे में भी थोड़ा हम लोग जाने थे कि एलएसएम क्या होता है, इसमें क्या क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है। ओके, आज डिटेल में देखेंगे कि एलएसएम क्या है। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं ना, बेसिक सब चीजें। तो से हम लोग के पास एक आरसीसी बिल्डिंग बनाना है। तो अभी तुम लोगों के सिलेबस में जितना भी है ना, सारा बिल्डिंग का कंपोनेंट्स है। तो से हमें एक आरसीसी बिल्डिंग बनाना है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट आएगा मेरा, तो इसको थोड़ा 3D में करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, तो टेढ़ा को ही समझो। तो अभी से सॉर्ट ऑफ एक फ्रेम स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग है ना। तो अभी फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोगों को आरसीसी मतलब, हमें आरसीसी डिजाइन मतलब है तुम्हारा जो भी एलिमेंट मेड ऑफ आरसीसी है उस चीज को, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से जो भी एलिमेंट बना हुआ है उस एलिमेंट को हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे। ओके, तो डिजाइन करने से पहले एक चीज बताओ, पहले तो समझना होगा कि मेरा कौन सा एलिमेंट में, कौन सा एलिमेंट किस कैटेगरी में जाएगा, या फिर कौन सा एलिमेंट में कैसा इफेक्ट दिखेगा जब लोड आएगा या फिर मूवमेंट आएगा। तो पहले बोलो कि क्या क्या कंपोनेंट मिलता है हमें। एक मिलता है तुम लोगों को फुटिंग, से फुटिंग को फुटिंग जैसा ही ड्रॉ करते हैं। ओके, फुटिंग को फुटिंग जैसा ही ड्रॉ करते हैं, से आइसोलेटेड बना देते हैं। ओके, से वी हैव हियर द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे भी एक बीम रहेगा, शायद टूट गया। तो यहाँ पे सोच लो कि आइसोलेटेड फुटिंग्स है ना। क्या है आइसोलेटेड फुटिंग वगैरह सब सिखाएंगे, वो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस समझो कि क्या है क्या नहीं है ना। तो ये से मान लो कि ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, ग्राउंड लेवल है। ओके, तो एक बिल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलता है पहले देख लेते हैं। तो पहले हमें, जब लोग हम लोग बिल्डिंग को बनाते हैं, कास्ट करते हैं, तो पहले क्या बनाते हैं हम लोग, फुटिंग बनाते हैं ना। फुटिंग प्लस इसे फाउंडेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास आता है, क्या आता है कि ये कॉलम आता है, फिर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं टू होल्ड द कॉलम्स। फिर कॉलम आएगा, हम लोगों के पास कॉलम्स आएगा, राइट। तो कॉलम्स लिख लेते हैं। और 9:35 से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेना, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। कॉलम है, ओके। दो दो चीज मिला। अभी हम लोग इस कॉलम को होल्ड करने के लिए, सबको एक साथ मोनोलिथिकली होल्ड करने के लिए और लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग आइदर प्लिंथ लेवल पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, या फिर नीचे, थोड़ा नीचे, ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड टाई बीम प्रोवाइड करते हैं। टाई, टीआई, टाई बीम। ओके, उसके बाद मतलब हम लोगों के पास क्या क्या मिला, बीम मिला, बीम मिला, कॉलम मिला, और जो फ्लोर है, फ्लोर का लोड कैसे ट्रांसफर होगा, फ्रॉम स्लैब टू बीम। सो और एक चीज मिलेगा हमें, फ्लोर। और यहाँ पे मैंने वो ड्रॉ करना भूल गया, वो है तुम्हारा स्टेयर। तो से एक स्टेयर भी ड्रॉ कर देते हैं, छोटा करके, से स्टेयर है। तो ये भी तुम्हारा स्टेयर बन गया। तो यहाँ पे स्टेप्स है से। तो हमें स्टेयर भी मिलेगा। इतना सारा कंपोनेंट है। अभी ना लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म को देख लेते हैं, उसके बाद ये जो एलिमेंट है, सारा एलिमेंट का हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे। पर उससे पहले कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कैटेगरी में जाएगा, या फिर कौन किस टाइप पे वो रिएक्ट करेगा अंडर द लोड एंड द मोमेंट्स, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो लोड कैसे ट्रांसफर होगा, लोड जब ट्रांसफर होता है पहले फ्लोर में जाता है, राइट। लोड पहले फ्लोर पे, यहाँ पे तुम लोगों का जो भी है, जिस पर्पस के लिए बनाया हुआ है, तुम लोग रह रहे हो, कुछ डेड लोड है, कुछ सामान रखे हो, तो सारा क्या करेगा, एक लोड इंपोज करेगा। मतलब मुझे यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। डेड लोड क्या है, जो जैसे कि उसका सेल्फ वेट, या फिर जो सामान तुम जिस जगह पे रखोगे उस जगह से उसे हिलाओगे नहीं, मतलब वो लोड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वहीं पे आएगा।
अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उस टाइप ऑफ लोड को डेड लोड बोलते हैं, और जो लोड मूवेबल होते हैं तो उसे लाइव लोड बोलते हैं बेसिकली। तो अभी फ्लोर, पहले फ्लोर स्लैब, इसे हम लोग बोलते हैं स्लैब्स। तो पहले स्लैब में लोड आएगा, उसके बाद स्लैब से लोड डिस्ट्रीब्यूट होके बीम में जाएगा, बीम में गया तो पहले देखना होगा कि स्लैब, जो मेरा स्लैब है उसमें जब लोड आएगा से इसमें जो लोड आएगा तो इस रेस्पेक्ट में स्लैब में कैसा इफेक्ट दिखाएगा, स्लैब बेंड होने की कोशिश करेगा ऐसे, यस और नो? तो इसमें ए बेंड होने की कोशिश करेगा। नाउ अभी एक टर्म आता है फ्लेक्सर, फ्लेक्सर और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, या फिर हम लोग इसे इस मेंबर को बोलते हैं फ्लेक्सरल मेंबर। तो पहले आता है फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ क्या है, कि कोई भी मेंबर, इफ one member is subjected to bending, then the resistance toward that bending is called your flexural strength, और बोल सकते हो the strength resisting towards bending or resisting towards the bending effect are called the flexural strength। तो जिस भी मेंबर में बेंडिंग होने का चांसेस है, मतलब उसे हम लोगों को जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा, तो उस मेंबर को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर। ओके, फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर का डिजाइन, मेथड और फिलोसफी, मतलब मेथड जो प्रोसेस है वो अलग होता है, और जो कंप्रेशन मेंबर आता है उसका अलग होता है। तो स्लैब कौन सा टाइप का मेंबर हो गया? फ्लेक्सुरल मेंबर। ओके, तो स्लैब हो गया तुम्हारा फ्लेक्सुरल मेंबर। अभी बीम पे आएगा लोड, स्लैब से बीम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बीम पे आया लोड। अभी बताओ कि बीम तुम्हारा ये भी फ्लेक्सुरल मेंबर ही है, एक बीम है, बीम के ऊपर लोड या मूवमेंट कुछ भी आ रहा है तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये बीम भी बेंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, कौन सा स्ट्रेंथ को देखना होगा, वी हैव टू लुक आफ्टर द फ्लेक्सुरल कंडीशंस और द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुरल कंडीशन आएगा तो ये भी तुम्हारा, बीम भी तुम्हारा फ्लेक्सुरल मेंबर हो गया। दूसरा, अभी बीम से कॉलम में लोड जाएगा, कॉलम। नाउ अभी एक बोलो कि ये जो कॉलम है एक किस टाइप का मेंबर है, कॉलम में लोड ऐसे आएगा और ऐसे ट्रांसफर रिएक्शन ऐसे देगा, तो ये जो कॉलम है किस टाइप का मेंबर है, इसमें कौन सा कंप्रेशन, इफेक्ट है, कंप्रेशन इफेक्ट। कंप्रेशन मेंबर। तो इस मेंबर को बोलते हैं, कॉलम को, कंप्रेशन मेंबर। ओके, और बचा कौन सा रहा, अच्छा तुम्हारा स्टेयर और फुटिंग। अभी बोलो कि स्टेयर, देखो स्टेयर में क्या होता है कि स्टेयर का अगर हम लोग थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन को सही से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, से मान लो कि यहाँ कॉलम से स्टेयर स्टार्ट हुआ, फिर मेरा फर्स्ट जो फ्लाइट है वो गया लैंडिंग तक, यहाँ पे लैंडिंग है, यहाँ पे भी एक कॉलम या फिर वॉल से सपोर्टेड है, देन अगेन वो दूसरे फ्लोर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेप्स रहेगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा स्टेप्स ही रहेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर दो, यहाँ पे इस कॉलम को दे दो। तो अभी बताओ कि सोच के बताओ कि इसमें जो डिजाइन करने लायक एलिमेंट कौन सा है। स्टेयर में डिजाइन किस चीज को करते हैं, डिजाइन करते हैं हम लोग इस ओएस स्लैब को, इसे बोलते हैं हम लोग ओएस स्लैब, और इस लैंडिंग को डिजाइन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब लोग तुम चढ़ोगे इसके ऊपर, या फिर जो स्टेप्स का वेट्स है एक इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे जो स्लैब है इसके ऊपर आ रहा है, तो नाउ टेल मी, ये जो मेरा वेस्ट स्लैब है, ये वेस्ट स्लैब कौन सा इफेक्ट देगा, ये भी बेंड ही करने की कोशिश करेगा, यस और नो? ये भी बेंड करने की कोशिश करेगा, ये भी बेंड करने की कोशिश करेगा, और ये भी बेंड करने की कोशिश करेगा, राइट और नॉट? तो अगर बेंड करेगा तो ये भी, स्टेयर भी तुम्हारा कौन सा मेंबर के अंडर आ गया, फ्लेक्सुरल मेंबर। ओके, सो मेरा स्टेयर भी मिल गया। तो इसी को डिजाइन करते हैं हम लोग, वेस्ट स्लैब और लैंडिंग को, और रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिया जाता है, ये बेंडिंग को रोकने के लिए, यहाँ पे जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर मतलब सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो टेंसाइल। तो यहाँ पे हम लोग रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं। जब हम लोग डिजाइन सीखेंगे इन डिटेल, डिजाइन और डिटेलिंग दोनों सीख जाएंगे। ओके, तो ये भी आ गया मेरा फ्लेक्सुरल मेंबर में, मतलब उसमें जो बिल्डिंग से जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म हो रहा है उससे पता चल रहा है कि इसमें फ्लेक्सर आ सकता है, मतलब बेंडिंग आ सकता है, तो हमें टुवर्ड्स द बेंडिंग स्ट्रेंथ वो चाहिए। अभी पढ़ा रहा कौन सा, फुटिंग।
सो बोलो कि फुटिंग कौन सा मेंबर है, बोलो तो तुम लोग सोच के, फुटिंग कौन सा मेंबर है? कंप्रेसिव मेंबर, कंप्रेशन है। अच्छा फुटिंग बोल रहे हो तुम लोग, कंप्रेशन मेंबर। ओके, एक्चुअली फुटिंग होता है तुम्हारा फ्लेक्सुरल मेंबर। हम लोगों को बिल्डिंग में एक ही कंप्रेशन मेंबर मिलता है, दैट इज कॉलम। नाउ फुटिंग, फुटिंग को थोड़ा एनलार्ज करके देखते हैं, इसी फुटिंग को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं। तुम लोग सब लोग फुटिंग देखे होगे। से वी आर टॉकिंग अबाउट ए आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग का यहाँ पे मान लो कि कॉलम है, मेरा कॉलम है, और ये फुटिंग का, ये मेरा कॉलम है, और दैट इज द फुटिंग पोर्शन। फुटिंग मतलब कॉलम के आखिर में जो पोर्शन रहता है, जो तुम्हारा जो लोड अपकमिंग कॉलम का लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द सॉइल। नाउ इसका अगर फुटिंग का, इसी चीज का अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम दिखेगा। नाउ दैट विल बी द डेप्थ ऑफ दैट फुटिंग। ओके, कॉलम को काट दिया। सो क्या होगा, इस फुटिंग में कॉलम के ऊपर से लोड आ रहा है, एक कॉलम लोड है पीसी। ओके, और नीचे से क्या आएगा, रिएक्शन। रिएक्शन कौन देगा नीचे से? सॉइल। सॉइल मतलब दैट इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग, तुम लोगों को जब मैं मैकेनिक ये पढ़ा रहा था, फॉर्म पढ़ा रहा था, तुम लोगों को क्या बोला? बियरिंग स्ट्रेंथ पढ़ाया था, बियरिंग स्ट्रेस पढ़ाया था। क्या था बियरिंग स्ट्रेस? फोर्स अपॉन द कॉन्टैक्ट एरिया, जिस कॉन्टैक्ट एरिया में पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? बियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ से देगा सॉइल क्यू बियरिंग, सेफ बियरिंग। ओके, सेफ बियरिंग नीचे से दे रहा है, एक इंटेंसिटी का बियरिंग स्ट्रेस दे रहा है। अभी सोचो कि ये जो मेरा फुटिंग है, और फुटिंग का नीचे ऐसे करके रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, और नीचे क्यू, वही अभी समझे लेंगे कि नीचे क्यू ऐसे करके प्रोवाइड किया जाता है। डबल जाली में दिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी डबल लेयर में भी दिया जाता है। कब, क्यू, सब क्वेश्चन का आंसर जब डिजाइन करेंगे मिल जाएगा। तो नाउ टेल मी कि नीचे से लोड आ रहा है ऐसा, ऊपर से ऐसा लोड आ रहा है, तो ये जो मेरा फुटिंग पोर्शन है, ये जो मेरा फुटिंग पोर्शन है, ये कैसे रिएक्ट करेगा? इसको ना थोड़ा उल्टा कर लो, तुम लोगों को ना जाना पहचाना चीज लगेगा। थोड़ा सा उल्टा कर लो, है ना? ऊपर की तरफ से बेंड करेगा साइड से। यस, थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेते हैं ना, समझने के लिए। उल्टा कर लो, तो इसके ऊपर से ऐसे करके लोड आ रहा है। सो मेरा ये जो वाला पोर्शन है, लुक केयरफुली, ये जो वाला पोर्शन है मेरा, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, और यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, ये विच काइंड ऑफ बीम ये एक्ट करेगा? कौन सा टाइप का बीम के तौर पे एक्ट करेगा ये? टी बीम। अरे कैंटिलीवर बीम। टी क्यों चाहिए हमें? ये मान लो कि यहाँ तक चाहिए हमें, यहाँ तक और यहाँ तक चाहिए, ये तो कॉलम वाला पोर्शन है, तो ये पोर्शन अलग, उधर वाला पोर्शन अलग, यहाँ पे तो ढलाई हुआ होगा ना। तो ये जो वाला पोर्शन है मेरा, ये पोर्शन विच काइंड ऑफ बीम एक्ट करेगा? टी बीम भी एक कैंटिलीवर बीम है, एज ए कैंटिलीवर बीम एक्ट करेगा। तो ये जो बेंडिंग प्रोफाइल होगा इसका कैसे होगा? ये ऊपर की तरफ ऐसे बेंड करेगा, एज ए होल ऐसे ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक, तो इसमें भी बेंडिंग आ रहा है। तो हमें बेसिकली यही जो फुटिंग का स्लैब होता है ना, और इसका डेप्थ और इसका डायमेंशन, यही डिजाइन करना होता है। तो मेरा जो फुटिंग हुआ वो कौन सा मेंबर हुआ? फ्लेक्सुरल मेंबर। सॉर्ट ऑफ स्लैब, स्लैब जैसा ही है, ठीक है। तो स्लैब में हम लोग सिंपली सपोर्टेड के लिए करेंगे, इसको कैंटिलीवर स्लैब जैसा, थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा और बाकी कुछ नहीं। तो एक चीज है कि फुटिंग भी मेरा हो गया, क्या हुआ? फ्लेक्सुरल मेंबर। ओके, नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने ये देखा है बहुत जगह पे, है ना, तुम लोग भी देखे होंगे, तो उसको देख के क्वेश्चन एराइज किया कि ये क्यों है और क्यों नहीं है। तो रहने देते हैं। तो तुम लोग कभी कभी देखना कि जो मेरा आइसोलेटेड फुटिंग है, कभी ऐसा करके सीधा दिया जाता है एक यूनिफॉर्म डेप्थ के साथ, पहला कंडीशन। दूसरा कि कभी ऐसे करके इसको स्टेप किया जाता है, और यहाँ पे इसका डी को मेंटेन किया जाता है, यहाँ पे जो इसका डी है। और कभी मैंने ये देखा है कि इसको ना ऐसे करके स्लोप कर दिया, और यहाँ पे जो डी है इस डी को मेंटेन किया। नाउ सबके लिए डी का वैल्यू सेम है। नाउ हम लोग क्यों करते हैं और करना सही है क्या? क्वेश्चन नहीं है, पहले बोलो कि क्यों करते हैं। देखे होगे ना, तुम लोग भी देखा होगा ना, कभी वैसा कभी वैसा कभी वैसा, क्यों?
हाँ सर, वो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरह सर का उसका सर प्रॉपर्टी। तो आइल सर ऊपर से भी पड़ेगा तो सर क्या कहता है फाउंडेशन में तो वो ऊपर की ओर से बेंड नहीं करेगा स्टेप वाला में सर। अच्छा, स्टेबल होने से सर बेंड नहीं करेगा, एरिया पे भी तो डिपेंड। स्टेबल होने से बेंड नहीं करेगा, पर ये जो छोटा सा पोर्शन है नीचे से अगर ज्यादा लोड डाल दिया इसको तो तोड़ देगा, बेंड नहीं करेगा, सही है, इसको तो तोड़ देगा, शियर में तोड़ देगा। तो फिर भी हम लोग लोड को सर स्प्रेड फोर्स का करने के लिए। प्रोफाइल उसी तरह रहता है अच्छा तो अच्छा स्टेप लोड, बनाते हैं। ये जो मेरा लोड है, लोड तो यहाँ से आ रहा है, से मान लो कि तीनों में लोड सेम आ रहा है, ओके, तीनों में सेम लोड आ रहा है, पीसी सर सोयल कंडीशन पे डिपेंड करता है पीसी सर। पीसी सब में सेम आ रहा है लोड, और नीचे से सब में सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी सेम आ रहा है, इसमें सभी सेम बेयरिंग कैपेसिटी आ रहा है, क्यू सेफ, सब में क्यू सेफ आ रहा है, क्यू सेफ, कोई वैल्यू चेंज नहीं, क्यू सेफ सब में आ रहा है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो हर जगह पे डेप्थ को सेम रखोगे तो डिस्ट्रीब्यूट सही रहेगा। इसको तो ये जो जोन है, इस जोन को तो बेंडिंग करने में सबसे आसानी से वो बेंड कर देगा, फिर वो किटकैट जैसा तोड़ देगा खटाक करके, है ना। तो क्यू, नाउ द क्वेश्चन इज क्यू। अरे गधो, अभी अभी पढ़े तुम लोग इसको, कैंटिलीवर एज ए कैंटिलीवर बीम एक्ट करता है, ओके। तो अगर कैंटिलीवर बीम एक्ट किया तो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनालिसिस का कि कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड में मोमेंट कितना होता है, कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड में मोमेंट कितना होता है, कितना होता है मोमेंट फ्री एंड में, जीरो। तो अगर Zero, मुझे, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो फिक्स रहता है, यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम होता है। तो जो तुम्हारा डेप्थ है वो बस यही पे मेंटेन करो, लास्ट में जाके उतना डेप्थ इकोनॉमी बढ़ाने का क्या है, जहाँ पे जीरो मोमेंट आ रहा है, जीरो मोमेंट आ रहा है, वो जो लोड सॉइल का जो नीचे से प्रेशर है उसके कारण जीरो मोमेंट आ रहा है, तो वहां पे देख के हम करेंगे क्या, आया लॉजिक क्या है इसके पीछे, सिंपल तो एनालिसिस। सर ये अलग अलग शेप में क्यों लेते हैं सर? से देखो, पैसा बचाने के लिए और कुछ नहीं, कभी तुम ऐसे कर सकते हो स्टेप, इकोनॉमी के लिए। हाँ, और एक की सुविधा के लिए ऐसे स्टेप कभी कभी किया, कभी कभी स्लोप कर देता है, अभी तो सब लोग ऐसे स्लोप कर देता है ना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम इसको कमा कमा कर रिड्यूस कर करके जीरो कर दो ना, कोड बोल रहा है कि मिनिमम हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग के लिए 150 mm मिनिमम, इससे नीचे नहीं जा सकते, जितना भी कम करो 150 mm, ओके। तो तुम अभी यहाँ पे जाओ, इस टाइप से करो या इस टाइप से करो, तुम आखिर में अगर मेरा डेप्थ को मेंटेन कर दिया कि जो रिक्वायर्ड डेप्थ मुझे चाहिए, बाकी तुम कैसे भी कर सकते हो। और लास्ट वाला ए 150 mm फॉर आइसोलेटेड फुटिंग, और अगर पाइल फाउंडेशन के ऊपर कैप बना रहे हो तो 300 mm ये मिनिमम रखना होगा, कोड सेज कि इसको रखना होगा। क्यों रखना होता है इसको, शेयर बॉन्ड इफेक्ट के लिए, वो बाद में जब शेयर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों करते हैं, क्यों लास्ट में उसको घटा देते हैं। और अभी जो क्वेश्चन वो तुमने पूछा कि कभी ऐसा कभी ऐसा, वो मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कभी ऐसा तो कभी ऐसा, और कुछ नहीं। और दूसरा है कि सर वो जाली जो देते हैं सर फुटिंग में, सर जो जाली देते हैं सिंगल जाली नहीं देते हैं किसी भी केस में। डबल जाली सिंगल जाली सब पढ़ेंगे जब हम लोग फुटिंग का डिजाइन पढ़ेंगे, अभी बस डिजाइन सीख रहे हो। नीचे सिंगल डबल, कभी हम लोगों को डबल मेस बनाना पड़ता है, क्यों, सब लोग सीखोगे, अभी बेसिक जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, है ना, इसमें फोकस करो। ये समझ में आया कि क्यों ऐसा करता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो क्यों हो रहा है, बस मेरा मोमेंट देखेंगे, फोर्स देखेंगे, हमें बस मोमेंट और फोर्स से पता करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी इमेजिन नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को, और तुम्हारा कि सिंगल जाली क्यों नहीं देता है, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तुमको पूछना ही नहीं चाहिए था। एक ऐसा है मेरा 2 डायमेंशनल है, सो ये जो मोमेंट है, मोमेंट इसको इस डायरेक्शन में भी बेंड करने की कोशिश करेगा और इसे इस डायरेक्शन में भी बेंड करने की कोशिश करेगा, राइट। एक डायरेक्शनल मूवमेंट ज्यादा होता है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट कम होता है, बट दोनों डायरेक्शन से मूवमेंट आएगा। अब बताओ कि तुम एक डायरेक्शन से बार दोगे कि दूसरा डायरेक्शन से भी बार देना हमें जरूरी है, तुम खुद सोचो। अभी डिजाइन में जब करेंगे कितना देंगे कितना नहीं देंगे वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, वो छोड़ो अभी। तो कहाँ पे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे, अच्छा बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में बोल रहा था। तो हमें पता चला कि किसको कैसे डिजाइन करना है ना, कौन सा कैटेगरी में आएगा ये लोग। तो अभी देखो इस बिल्डिंग में हम लोगों को पता चल गया कि कौन सा मेंबर क्या है। अभी हम लोग डिजाइन, वो जो एलएसएम डिजाइन है, एलएसएम पहले एनालिसिस सीखेंगे, फिर हम लोग डिजाइन में जाएंगे, एक एक एलिमेंट का डिजाइन हम लोग करेंगे, ओके। तो हम लोगों का क्या क्या मिल गया, फ्लेक्सुरल मेंबर में कौन कौन सा आ गया, कॉलम को छोड़ के स्लैब आ सर। गया सर, बीम आ गया, स्टेयर आ गया, स्लैब बीम स्लैब फुटिंग आ गया, फुटिंग आ गया, और
स्टीयर भी आ गया। और कंप्रेसर Stair. मेंबर कॉलम कॉलम्स ओनली कॉलम, कॉलम इटसेल्फ ए ह्यूज थिंग। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग थिंग, जब हम लोग ना इसको एनालिसिस करते हैं, जब इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ना ऊपर से एनालिसिस करते हैं। पहले वाला फ्लोर का पहले लोड कैलकुलेट किया, फिर उस लोड को बीम में ट्रांसफर किया, बीम में देखे कि कितना लोड आ रहा है, फिर बीम का हम लोग प्रोफाइल चेक किए कि इसका बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कितना आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे हो रहा है, अगर ट्विस्टिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके बाद ऊपर वाला कॉलम, और एकदम आखिर में लास्ट में, बट एनालिसिस के टाइम पे ऊपर से नीचे करते हैं हम लोग। और जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जब हम लोग कास्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर, है ना। तो दो अलग चीज है। जब हम लोग कॉपी पेपर में एनालिसिस करके डिजाइन देते हैं तो ऊपर से करते हैं, जब ऑन साइट इंस्टॉल होता है तो नीचे से कास्ट करना चालू होता है। तो अभी हम लोग एलएसएम में जाएंगे। पहले हम लोग एलएसएम में एनालिसिस सीखेंगे, उसके बाद एलएसएम में हम लोग डिजाइन में जाएंगे। और उसके बाद पहले बताओ कि कोड का जुगाड़ हुआ? यस Yes, सर। sir. आईएस कोड का हो Yes, गया sir. सर। Yes, sir. आईएस कोड का था सर Yes, पहले sir. से। अच्छा ठीक है, अभी आईएएस से चल जाएगा कुछ दिनों तक, बट वो भी चाहिए होगा। ओके, सो एलएसएम में हम लोग क्या क्या देखे थे कि एलएसएम में दो काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है। पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। और एलएसएम में हम लोगों का दो एलएसएम था। सर्कल सर्विसेबल लिमिट स्टेट वाला रह गया था उस मतलब पिछले क्लास में। तो हम लोग के पास अल्टीमेट लिमिट स्टेट है और सर्विसेबल लिमिट स्टेट है। अल्टीमेट लिमिट स्टेट मैंने क्या बोला था कि इट डील्स विथ योर स्ट्रेंथ ओवरटर्निंग, मतलब सेफ्टी को ओवरऑल बोलेंगे तो सेफ्टी को एक लुक आफ्टर करता है। और सर्विसेबल लिमिट स्टेट क्या करता है, सर्विसिबिलिटी को, Extreme vibration accepted. एक्सट्रीम वाइब्रेशन, एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन, जो एक्सट्रीम तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सारा चीज को। तो अभी हम लोग अल्टीमेट लिमिट स्टेट में ही डिजाइन सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट लिमिट स्टेट से हम लोगों का जो नॉर्मल डिजाइन है जितना भी करते हैं उसमें सेफ्टी भी आ जाता है और सर्विसिबिलिटी भी आ जाता है। और हमारे सिलेबस में भी यही है कि अल्टीमेट लिमिट स्टेट करेंगे और सर्विसेबल लिमिट स्टेट सिखा देंगे कि कैसे करना है। इसको पहले खत्म करने दो। तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट में हम लोग क्या क्या देखे थे? अल्टीमेट लिमिट स्टेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखे थे। तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट में जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख रहे थे तो हमें मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिला। तो मटेरियल में हम लोग के आरसीसी मतलब कौन कौन सा मटेरियल होगा? दो ही मटेरियल, कंक्रीट कंक्रीट, एंड स्टील। बाकी हमें सोचने का जरूरत नहीं है। और दूसरा, हमें लोड के अगेंस्ट में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज था हम लोगों का वो लोड की वजह से भी आ सकता था और मटेरियल स्ट्रेंथ की भी वजह से भी आ सकता था। और एक था कि स्ट्रक्चरल डायमेंशन और बिहेवियर की वजह से। वो चीज देखेंगे कि एलएसएम में उस चीज को भी मिनिमाइज किया गया है। तो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था? 1.5 1.5। 1.5, नाउ स्टील के लिए कितना था? 1.15। 1.15, नाउ लोड के लिए अगर डेड लोड डेड लोड का लिव लोड के लिए सर Dead. 1.5 और डेड लोड पर लिवर पर और विंड लोड के लिए था 1.2। क्वेक लोड के लिए था तुम्हारा 1.5 एंड 1.5 1.2 था डेड लोड, लाइव लोड और क्वेक लोड। क्वेक लोड इन द सेंस दैट कंप्राइजेस ऑफ योर विंड लोड एंड द अर्थक्वेक लोड। ओके, तो ये था फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें मिला था। मतलब क्या मिला कि मटेरियल के लिए जो हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ लेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर मटेरियल हम लोग क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसे मटेरियल के लिए अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा एम लिखेंगे और इसको से गामा एल लिखेंगे। तो राइट कि जो मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब अगर हम लोग के पास M20 कंक्रीट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? पहले बताओ। एफसी के इसका कितना होगा? 20 सर। 20 20 MPa। और 20 इसके लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फिर? बोलो। 13.3 20 बाय 1.5 सो 13.33 MPa। या फिर जैसे कि तुम लोग अगर FE 410 के लिए देख रहे हो तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY कितना हो जाएगा? 410 MPa। और डिजाइन स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा?
3.56 मतलब 410 divided by 410 डिवाइडेड बाय 1.15. 1.15। ओके, ये मिला था। दूसरा 15. क्या मिला था? लोड के लिए जो डिजाइन लोड लेंगे वो क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो ये दो चीज देखे थे कि जो लोड आ रहा है उसको बढ़ा के ले रहे हैं और जो मटेरियल स्ट्रेंथ है उसे घटा के ले रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे जो मटेरियल है, वो जो मटेरियल है, एक था क्या मेरा? कंक्रीट, दूसरा था स्टील। तो इन दोनों का जो कार्ब है, एक्चुअल कार्ब है, अभी एलएसएम में जब हम लोग यूज करेंगे तो उसे आइडियलाइज किया गया है। तो कंक्रीट और स्टील का हम लोग आइडियलाइज कार्ब्स देखेंगे। आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कार्ब, ये तुम्हारा पेज नंबर 69 IAS 456 2000 में है। बाद में देखना, पहले यहाँ पे सुन लो। तो पहले बोलो कि कंक्रीट का हम लोगों को एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कार्ब क्या मिला था? जो एक्चुअल देखे थे हम लोग, जो एक क्यूब को रख के हम लोग जब स्ट्रेस और स्ट्रेन कार्ब देख रहे थे तो क्या देखे थे हम लोग कि कॉरेस्पॉन्डिंग 0.002 यहाँ तक ये मैक्सिमम जाएगा और 0.001 तक ये लीनियर रहेगा, फिर ये नॉन लीनियर बन जाएगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर ये जहां से फेल करेगा वो नियर अबाउट 0.001, ये नियर अबाउट 0.003 टू 0.05 0.005 तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द कंक्रीट, और यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंचता है। तो अभी इस कार्ब को जब हम लोग डिजाइन में यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम क्या आएगा कि इसका एरिया जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द कार्ब, तब हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों दिक्कत होने वाली है? क्योंकि ये जो वाला पोर्शन है ये मेरा ट्राइंगल है, दूसरा ये सेमी पैराबोलिक है, फिर यहाँ पे फिर से एक पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर पोर्शन आ गया। दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड वे। हाँ, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। अभी अभी फाइनाइट एलिमेंट मेथड लगा दूंगा, एक मतलब कोई भी सरफेस हो उसमें उसका एरिया हम लोग निकाल पाएंगे। बट फॉर द बेसिक्स कि हमें आसानी से क्या कर सकते हैं, तो इस चीज को आइडियलाइज किया गया। ये था एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कार्ब, स्ट्रेस स्ट्रेन कार्ब। अभी इस चीज को हम लोग कोड के हिसाब से और एलएसएम में यूज के लिए इस चीज को आइडियलाइज किया गया, मतलब थोड़ा सा इसको रिवाइज किया गया। ये था मेरा ट्रेन, इसको कोड रखते हैं, ट्रेन एंड ट्रेस। तो क्या किया यहाँ पे कि जो कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कौन सा स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रहा है? कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेस वो कौन सा स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रहा है? 0.02 सर। 0.002। तो यहाँ पे क्या किया गया कि 0.002 तक इस कार्ब को पैराबोलिक रखा गया। फिर फेल्योर स्ट्रेंथ, यहाँ पे फेल्योर स्ट्रेंथ माना गया 0.002 और फेल्योर स्ट्रेंथ माना गया 0.0035 फॉर एलएसएम। यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्रेट किया गया क्योंकि फेल हो रहा है, 0.002 पे मैक्सिमम पहुंच रहा है। उसके बाद फेल्योर को तुम कैसे डिनोट करोगे वो अपने ऊपर है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया गया कि कंसीडर किया गया कि जब लास्ट वाला फाइबर पूरा कंप्रेशन में जाएगा, धीरे धीरे करके मैक्सिमम तक वो पूरा कंप्रेशन को अटेन करेगा। तो ये मेरा एफसीके वाला कार्ब मिला, एफसीके मतलब क्यूब टेस्ट से मिला। एक कार्ब मुझे क्यूब टेस्ट से मिला, सो ए एफसीके देगा, मतलब ए इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो एफसीके होगा, राइट। एफसीके क्या है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, क्योंकि हमें एफसी को लेके अभी डिजाइन करना है, उसी को डिफाइन कर दिया। अभी उसका मैक्सिमम अल्टीमेट नहीं चाहिए, मुझे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। तो एक कार्ब हमें क्यूब टेस्ट से मिला है, यहाँ से 0.00 तक पैराबोलिक, फिर मेरा स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे देखो हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कार्ब, ये जो पैराबोलिक पोर्शन है यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, मतलब नॉन लीनियर कार्ब को भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट के अंदर ऑलरेडी क्रैक्स आ चुका है, इसीलिए लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड को क्रैक्ड सेक्शन डिजाइन भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड पिछले क्लास में मैं समझाया था कि WSN को हम लोग अनक्रैक्ड सेक्शन डिजाइन बोलते हैं, इसीलिए उसको अभी भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए या फिर लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि WSM में हम लोग सिर्फ ए लीनियर इलास्टिक वाला पोर्शन को ही यूज करते हैं डिजाइन के लिए, समझे। और अभी देखो नॉन लीनियर पोर्शन यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो नॉन लीनियर ड्रॉ कर पाया मैं, इसीलिए इसको क्रैक्ड सेक्शन डिजाइन भी बोलते हैं। ओके, नाउ ये मिला मुझे क्यूब टेस्ट से।
क्यूब मतलब मेरा क्यूब कितने डायमेंशन का क्यूब है हम लोगों के पास 150 बाय 150 बाय 150 mm, राइट? 150 mm, 150 mm एंड 150 mm. सो ये जो कार्व मिला है क्यूब टेस्ट से मिला है। अभी बोलो कि वो जो इफेक्ट था क्यूब को तो तुमने प्रॉपरली उसको मिक्स किया, प्रॉपरली उसको कॉम्पैक्ट किया, प्रॉपरली क्यूर किया, फिर एक कांस्टेंट स्ट्रेन रेट पे जाके उसको सही से लोड दे रहे हो, फिर जाके टेस्ट मिला रहे हो। पर वही कंक्रीट जब मेरा बीम में लगेगा तो बीम में क्या होगा, ना ही उसका डायमेंशन उतना छोटा होगा, ना ही उसमें उतना क्वालिटी कंट्रोल हुआ होगा, और ना ही उसमें लोड जो है वो यूनिफॉर्म आएगा। वही बोल रहा था, कभी तुम लोग यहाँ बीच में जाके कूदोगे, कभी इधर आके मे बी बीच में जाके बेंच वगैरह ज्यादा रखा हुआ होगा, तो लोडिंग कंडीशन भी चेंज हो रहा है। मतलब हम लोग का वो जो थर्ड कंसिडरेशन का थर्ड कंडीशन था, क्या था वो, कि वो जो स्ट्रक्चरल डायमेंशन एंड बिहेवियर, तो उस चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसको और 1.5 से रिड्यूस कर दिया गया। मतलब इस कार्ब को FCK डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितना आया 0.67 FCK। 67 FCK। सो बोला गया है कि इस कार्ब को तुम लोग स्ट्रक्चर के लिए कार्ब है, कि ये तो क्यूब से मिला, इसको स्ट्रक्चर पे यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर के लिए। नाउ नॉर्मल अभी हम लोग LSM से डिजाइन कर रहे हैं, तो LSM के लिए अभी अब अगर हमें डिजाइन कार्ब चाहिए तो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 1.5। 1.5। तो अभी डिजाइन के लिए करेंगे, ये मेरा मिलेगा डिजाइन कार्ब, ये मिलेगा हमें डिजाइन कार्ब में क्या करेंगे, इस चीज को से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से फिर से डिवाइड करेंगे 1.5, तो मुझे मिलेगा 0.447 FCK या 446 भी कोई लिखता है। तो डिजाइन के लिए तो अभी बताओ कि कंक्रीट का मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सा होगा डिजाइन में जो यूज करेंगे कंक्रीट का LSM में? अकॉर्डिंग टू LSM जो हम लोग कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ लेंगे वो कितना होगा, या फिर डिजाइन स्ट्रेस, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस कितना होगा? 0.447 0.447 FCK। 0.447 FCK। 0.447 FCK। तो सोच रहे हो कि मतलब अभी तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि सर इतना करप्शन होने के बाद भी बिल्डिंग्स टिका हुआ क्यों रहता है? क्यों रहता है कि हमें ना इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 गुना कम कर दिया ऑलरेडी। तो वो अगर मेरा कंक्रीट 100 लोड लेता तो अभी कितना लेगा 44, समझ रहे हो? तो कितना भी करप्शन हुआ वो तो 44 100 के जगह पे तो आधा तो ले ही सकता है ना, 50 तो ले ही सकता है, तो इसीलिए अभी तक टूटता नहीं है। पर अच्छे से अगर बिल्डिंग को प्रॉपरली इंस्टॉल करोगे कोई भी स्ट्रक्चर को और उसे मेंटेन करके रखोगे तो 100 साल क्यों 500 साल पे भी देखोगे वो इंटैक्ट है। अच्छा, तो एक कार्व समझ में आया, दैट इज द आइडियलाइज टेस्ट एंड कार्व ऑफ कंक्रीट, और बोलते हैं हम लोग डिजाइन टेस्ट एंड कार्व फॉर कंक्रीट। ठीक है, आया समझ में? एक क्यूब से मिला, फिर इसको क्यों रिड्यूस किया, उस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। वही मेरा इसको तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कंट्रोल स्ट्रेन में कर रहे हैं, पर रियल स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा होता है और उसमें स्ट्रेन का कंडीशन वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कभी भी किसी भी जगह से स्ट्रेन आ सकता है। तो इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए पहले स्ट्रेंथ को 1.5 से रिड्यूस कर दिया गया, फिर अगेन हम लोग LSM में यूज कर रहे हैं इसीलिए 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। क्या है LSM में डिजाइन स्ट्रेंथ FD इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमने थोड़ा कम कर दिया था, तो ये मेरा जो था ये कैरेक्टरिस्टिक कार्ब बन